हाय स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग वेज ब्लॉक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वेज और ब्लॉक अगर कांटेक्ट में है और एक का मोशंस दूसरे के कारण होता है तो दूसरे का मोशंस हम लोग इस कांस्टेंट के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में चर्चा किया था टेंशन वर्क मेथड, जिसका मैंने नाम दिया था टेंशन वर्क मेथड, और वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन ए सिस्टम मैंने बताया था कि वो जीरो होता है। तो मैं यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स यानी टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो, बेटा कहा था कि टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ तक नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन ए सिस्टम जो हमारा जीरो इसलिए होता है क्योंकि टेंशन जो है एक हमारा इंटरनल फोर्सेस है, इसलिए उसका नेट वर्क डन सिस्टम में जीरो होगा। और यहाँ से मैंने दूसरा रिलेशन, इसको फर्स्ट रिलेशन का नाम दिया था और दूसरा रिलेशन का नाम दिया था यहाँ पर बेटा कि अगर x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो टी डॉट भी आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर तीसरे रिलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से अगर v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी डॉट ए आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। और मैं इस कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पर मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वेज ब्लॉक कांस्टेंट में डेवलप कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ टेंशन की जगह पर नॉर्मल फोर्स ले रहा हूँ और यहाँ से कह रहा हूँ कि n डॉट एक्स इक्वल टू जेन, यानी वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ए सिस्टम शुड बी जीरो। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ दैट इज द फर्स्ट रिलेशन, और दूसरा रिलेशन मैं कह रहा हूँ, सेकंड रिलेशन मैं कह रहा हूँ बेटा n डॉट भी विल बी जीरो। और यहाँ पर तीसरा रिलेशन मैं कह रहा हूँ कि n डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ये बात हो रही है कि अगर टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो, ये ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इसके लिए बताया था कि टेंशन एक इंटरनल फोर्सेस है जिसका नेट वर्क डन सिस्टम में क्या होगा कि जीरो होगा। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स अगर की हम बात करें तो नॉर्मल फोर्स एक इंटरनल फोर्सेस है, उसका नेट वर्क डन सिस्टम में क्या होता है, जीरो होगा। तो नेट वर्क डन सिस्टम में यहाँ पर जीरो हो सकता है और वहाँ से एक्स को डिफ्रेंशिएट करके एन डॉट भी लाया, भी को डिफ्रेंशिएट करके एन डॉट ए इक्वल टू जीरो लाया। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग बेटा बात करें तो बहुत आसानी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे होता है। मैथमेटिकली भी इस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा जो लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है। तो मान लेते हैं कि बेटा ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर एक कॉन्टैक्ट के कारण, इस कॉन्टैक्ट के कारण यहाँ पर ये जो ब्लॉक है मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस सरफेस एस के कारण जो है इसके पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, सरफेस ऑफ द ब्लॉक बी। अगर मैं इसका नाम ब्लॉक बी रखूँ तो ब्लॉक बी के सरफेस पर ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। और ये जो है ये ब्लॉक बी जो है ब्लॉक सरफेस एस पर भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स हम लोग कह सकते हैं इट ऑलवेज एक्ट इन पेयर एंड इट इज़ द equal in magnitude but opposite in direction by the Newton's third law। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और इसी नॉर्मल फोर्स का हम लोग को वर्क डन देखना है, इसी नॉर्मल फोर्स का हम लोग वर्क देखना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सिस्टम देखना होगा बेटा। ये सिस्टम ए और बी का एक सिस्टम है, ए और बी का एक सिस्टम है और ए और बी का एक सिस्टम है और मान लेते हैं कि दोनों भी स्पीड से मूव कर रही है, यानी बी अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ए भी एक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है टू द राइट। अब हम लोग अगर दोनों पर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ए पर बेटा दिखा सकते हैं कि अगर ए की बात करें तो ए पर जो है नॉर्मल फोर्स बी के द्वारा इस डायरेक्शन में लगेगा और बी की अगर बात करें तो बी पर इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्सेस हमेशा ऑलवेज एक्ट इन पेयर, मैंने ये पहले ही बताया था। और ए का जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्स और बी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एक्स हो रही है, चूँकि दोनों सेम वेलोसिटी बी से मूव कर रही है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ए अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, फॉर ए अगर आप बेटा लिखो तो फॉर ए अगर आप लिखना चाहते हो तो फॉर ए के लिए आप क्या लिख सकते हो, फॉर ए के लिए आप सिंपल अगर आप देखो तो फॉर ए के लिए क्या लिख सकते हो, तो एन डॉट वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अगर देखो, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हो, एन डॉट एक्स और एन और एक्स देखो तो एन बेटा इधर एक्ट हो रहा है, एक्स इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन एक्स
माइनस यानी एन एक्स कॉस थीटा, एन डॉट एक्स क्या होता है, एन एक्स कॉस थीटा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बेटा, एन एक्स कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहाँ पर चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में एन वेक्टर इधर है, एक्स वेक्टर इधर, एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में है, तो एन और एक्स के बीच में 180 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन एक्स कॉस 180 डिग्री, एन एक्स कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एन एक्स। अगर हम लोग ब्लॉक बी की बात करें बेटा, ब्लॉक बी की अगर हम लोग बात करें, फॉर बी अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, फॉर बी अगर आप लिखो तो फॉर बी के लिए लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अगर आप यहाँ से देखो तो क्या लिख सकते हो, एन डॉट एक्स यानी एन एक्स कॉस थीटा, एन एक्स कॉस थीटा यहाँ पर चूंकि एन और एक्स सेम डायरेक्शन में है तो ये कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगी, तो ये हो जाए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये तो प्लस एन एक्स हो जाएगा। अगर टोटल वर्क डन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही बताया कि नॉर्मल फोर्स एक इंटरनल फोर्सेस होता है और उसका नेट वर्क डन इन ए सिस्टम हमारा जो होता है 0 होता है, ये हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग दोनों का वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ए एंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन बी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर एन डॉट एक्स देखना चाहते हैं, एन डॉट एक्स देखना चाहते हैं तो हम लोग ए और बी का दोनों वर्क डन जोड़ देंगे, तो ए का वर्क डन माइनस एन एक्स हो जाता है और बी का वर्क डन प्लस एन एक्स हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है माइनस एन एक्स और प्लस एन एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू, ये माइनस एन एक्स और ये प्लस एन एक्स, ये हमारा 0 हो जाता है। तो मैथमेटिकली भी मैंने ये प्रूफ कर दिया कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इन ए सिस्टम शुड बी 0, तो वो 0 होना चाहिए, ऑल्दो इट इज़ द इंटरनल फोर्स। ऐसे भी हम लोग कह सकते थे कि एक इंटरनल फोर्सेस है तो नेट वर्क डन इस सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम पर वर्क डन जो है नॉर्मल फोर्स के द्वारा 0 हो जाएगा। चलें अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम पर आते हैं और प्रॉब्लम पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो है सो कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं एक फिक्स सपोर्ट दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलो यहाँ नहीं दिखा के यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिस इज़ फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर एक यहाँ लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, सीधी कर देता हूँ। यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट, यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट दिखाते हुए यहाँ पर फिक्स सपोर्ट दिखा दिया बेटा, और यहाँ पर मैं एक रिजिड रॉड या ब्लॉक कहो, रिजिड रॉड या ब्लॉक ले लेता हूँ, रिजिड रॉड या ब्लॉक ले लेता हूँ। ये ऐसे कुछ और थोड़ा सा इसको ब्रॉड करता हूँ इस तरह से, और बेटा ये यहाँ पर इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये एक ब्लॉक यहाँ दिखा दिया और दूसरा ब्लॉक बेटा मैंने इसी के इस तरह से यहाँ पर दिखाया। इसको मैं कर रहा हूँ ब्लॉक नंबर 1 और इसको कर रहा हूँ ब्लॉक नंबर 2। 2 ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। और ये एंगल जो कर रहा हूँ, ये एंगल, दिस एंगल इज़ गिवन टू यू 30 डिग्री। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और इसकी स्पीड अगर मैं कहूँ, ये v1 हमको गिवन है। v1 हमारा जो है सो 3 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। तो v2 की स्पीड जो है क्या होगी, v2 की स्पीड क्या होगी बेटा, जाहिर सा बात है अगर v1 इस ब्लॉक पर, ब्लॉक नंबर 2 पर 1 ब्लॉक जो है, अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो ब्लॉक ये जो है 1 ब्लॉक जो है 2 पर क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। तो जैसे ही ये गिरेगी इस तरफ तो ये जा नहीं सकती है, क्योंकि इधर फिक्स सपोर्ट है, इधर ये जा नहीं सकती, तो ब्लॉक 2 तो इधर तो ही बढ़ेगी। जब इधर बढ़ेगी अब तो अब नेट वर्क डन देखना है सिस्टम का। अब दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस हम लोगों को खोजना होगा कि दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है। तो बेटा दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस आप देखो कि ये दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस, और इसी कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर ये हम लोग दिखा सकते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स जो लगा, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज़ द एक्सर्टेड ऑन 1/2, और ये जो है एक्सर्टेड ऑन 1 एक्सर्टेड ऑन 2/1। ये जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1, तो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है। अब मैं सेपरेट करके इसको दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले ब्लॉक 2 का हम लोग बेटा निकालते हैं। ब्लॉक 2 का डायग्राम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द ब्लॉक 2। अगर यहाँ पर ब्लॉक 2 अगर आप दिखाओ तो ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 2 है, और ये एंगल आपको गिवन है, ये 30 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है। और ये 30 डिग्री जब आपको गिवन है, और ये जो है सो नॉर्मल रिएक्शंस अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर दिखाएं, ये 3 मीटर पर सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ v1 बराबर
3 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, अगर नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ पर ब्लॉक 2 पर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक नंबर 2 पर दिखा रहा हूँ कि ये ब्लॉक 2 पर नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, और इसकी जो है सो वेलोसिटी v2 ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v2 यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा, v2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोग को n और v2 के बीच का एंगल दिखाना है, n और v2 के बीच की एंगल दिखाना है। चूंकि बेटा ये 30 डिग्री है और नॉर्मल हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी बेटा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हम लोग ले सकते हैं 60 डिग्री। अगर हम लोग लिखना चाहें फॉर 2, अगर मैं फॉर 2 लिखना चाहूँ बेटा, तो फॉर 2 के लिए लिख सकता हूँ फॉर ब्लॉक 2। अगर मैं ब्लॉक 2 के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, n डॉट v2 वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक 2, यानी ये पावर डेवलप बाय द नॉर्मल फोर्स। अगर n डॉट v2 की बात करता हूँ तो n डॉट अगर v2 की बात कर रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, n डॉट v2 यहाँ से लिख सकता हूँ n v2 कॉस 60 डिग्री, n v2 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है बेटा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं n v2/2 लिख सकते हैं। ये हमारे ब्लॉक नंबर 2 की बात हो गई। अगर सिमिलरली अगर बेटा हम लोग बात करें ब्लॉक 1 के लिए बात करते हैं, तो ब्लॉक 1 का भी अगर आप डायग्राम आप सेपरेट डायग्राम कर लो तो बातें कुछ अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो ब्लॉक 1 के लिए हम लोग दिखा देते हैं डायग्राम बेटा, ये देखो, और ये हम लोग ब्लॉक 1 के लिए दिखा दे रहे हैं कि ये ब्लॉक 1 है हमारा, दिस इज़ द ब्लॉक नंबर 1, और ये हमारा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स तो यही लगेगा बेटा सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये तो यही जा रहा है ना, ये आप देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स ये जा रहा है, ये देखो ये नॉर्मल फोर्स ये बढ़ रहा है, तो इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, और इसी नॉर्मल फोर्स को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये नॉर्मल फोर्स को दिखा दिया हूँ, और ये कर रहा हूँ बेटा, ये एंगल जो है सो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगी, और ये हमारी 30 डिग्री हो जाएगी बेटा, ये 30 डिग्री हो जाएगी। और ये जो है सो हमारा ब्लॉक 2 जो है सो इस स्पीड से v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हमारे इस डायरेक्शन में v1 जो है आ रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अगर हम लोग n v1 निकालना चाहते हैं, फॉर 1 लिखना चाहते हैं बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, अगर फॉर 1 अगर आप लिखना चाहो तो फॉर 1 आप क्या लिख सकते हो, फॉर ब्लॉक 1, फॉर ब्लॉक 1 आप क्या लिख सकते हो, फॉर ब्लॉक 1 के लिए आप देखो क्या लिख सकते हो, n और v1 दिस एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, तो यहाँ से लिखेंगे n v1 cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस n v1 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस n v1 √3/2 हो जाएगा। ये तो हमारा √3/2 हो जाएगा। अब नेटवर्क डन की बात करें तो हम लोग यहाँ से बेटा कॉन्सेप्ट अभी हमने डेवलप किया है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बेटा डेवलप किए थे वो क्या किए थे, वो हमने किया था कि n डॉट v1, यहाँ से मैंने कहा था कि n डॉट v फॉर ए सिस्टम वो हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से लें फॉर ए सिस्टम, तो सिस्टम तो हमारा ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के मिल के बन रहा है, तो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का मिल रहा है, तो एक का वर्क डन जो होता है, एक पर वर्क डन n v1/√3/2 होता है, और दूसरे का होता है n v2/2 होता है, और दोनों को ऐड कर देने तो वो 0 आना चाहिए, और दैट मस्ट बी इक्वल टू, हम लोग यहाँ से कर देते हैं n v2/2, और यहाँ से लिखते हैं माइनस n v1√3/2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग ये माइनस वाले को उधर ले जाएं तो यहाँ से n v2/2 आ जाएगा, और यहाँ से बेटा आ जाएगा n v1√3/2 आ जाएगा, और यहाँ से n ख़त्म हो जाएगा बेटा, और 2 ख़त्म हो जाएगा, और हमारा v1 कितना दिया हुआ है, v1 3 मीटर दिया हुआ है, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 3√3 मीटर पर सेकेंड।
तो यानी अगर v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है तो v2 हमारी जो जाएगी 3√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को देखना होगा कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ए सिस्टम शुड बी जीरो। ये जीरो हुआ और इसी को बेस बना के हमने इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसी को ग्राउंड बना के और भी हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि बहुत ही आसान ढंग से हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर बस एक ही चीज़ हम लोगों को ध्यान देखना होता है कि हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द n और v1, n और a1, n और n और वेलोसिटी और नॉर्मल और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल देखना होता है। बात बस इतनी सी, अगर एंगल हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो वर्क डन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं सेकंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर देख सकता हूँ कि अगर एक वेज और ब्लॉक का एक सिस्टम है, किसी भी वेज पर अगर एक प्लैंक अगर गिर रहा है या ब्लॉक गिर रहा है किसी भी रिजिड सपोर्ट से के थ्रू, तो कुछ एक्सेलरेशन से, तो उसका वेज का क्या एक्सेलरेशन होगा। सपोज दैट कि यहाँ पर हमारा बेटा एक वेज है, दैट इज़ द वेज और दैट इज़ सम एंगल। अगर हम लोग यहाँ से कहें कि ये 30 डिग्री है, ये वेज है और ये हमारा ये सरफेस हमारा स्मूथ है और यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है। रिजिड सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट और इसी में हमारा एक हाँ, अब इसको मैं कह देता हूँ वेज को ब्लॉक नंबर 1, इसको वेज 1 नाम दे देता हूँ, इसका नंबर 2 दे देता हूँ। अब ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लैंक है या ब्लॉक है, ये ब्लॉक है इस रिजिड सपोर्ट से स्लिप होके इस वेज पर गिर रहा है, इस वेज पर गिर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन आपको बेटा गिवन है a1 या a2 को, यहाँ पर 2 माना है तो इसको a2 कह देता हूँ और ये कह देता हूँ कि ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इसके गिरने के कारण ये जो है ये वेज जो है इस डायरेक्शन में a1 के स्पीड से, a1 के एक्सेलरेशन से कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जाएगा। ये a2 जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो a1 की एक्सेलरेशन कितने होगी, कितने स्पीड से इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। यही प्रॉब्लम है हम लोगों को निकालना। आप यहाँ पर इमेजिन करो कि बेटा जैसे ही ये प्लैंक है और ये ब्लॉक हो, प्लैंक हो, ये ब्लॉक करो, इस सरफेस पे गिरेगा तो ये कांटेक्ट में आएगा और ये जैसे ही यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा तो ये कांटेक्ट सरफेस यहाँ पर बनेगा, ये कांटेक्ट सरफेस यहाँ पर बनेगा बेटा। और कांटेक्ट सरफेस बनने के कारण एक नॉर्मल फोर्स जो है यहाँ पर एक्ट होगा। ये ब्लॉक गिरता है तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा जो प्लैंक पर, जो वेज पर एक्ट करेगा और यहाँ पर जो है वेज जो है प्लैंक पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी। ये तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस हो गया। अब इसी दोनों का, इस नॉर्मल का इसके कारण वर्क डन और इस नॉर्मल का इसके कारण वर्क डन हम लोग को निकालना है कि ये नॉर्मल इस पर कितना वर्क डन करेगी और ये नॉर्मल फोर्स इस पर कितना वर्क डन करेगी। अब हम लोग यहाँ पर सेपरेट करके यहाँ पर डायग्राम को दिखा सकते हैं। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिंपल सी बात कहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इस वेज को दिखाऊं, इस वेज को दिखाऊं कि ये वेज क्या है, तो वेज को यहाँ पर मैं सेपरेट डायग्राम से, यहाँ पर सेपरेट डायग्राम से दिखा रहा हूँ। सेपरेट डायग्राम से बेटा, तो ये हमारा वेज हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हमारा ये इस डायरेक्शन में और ये a1 की स्पीड से मूव कर रहा है। ये a1 यहाँ से दिखा दूं कि ये a1 की स्पीड से मूव कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन हमारा बेटा यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। नॉर्मल जो है यहाँ पर सरफेस पर परपेंडिकुलर है बेटा, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा
अब ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो ये 30 है तो बेटा ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेज के लिए फॉर वेज अगर लिखना चाहते हैं, फॉर वेज अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, हम लोग ऑन द वेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन डॉट A1, एन और A1 के बीच का एंगल कितना है बेटा, ये देखो ये 60 डिग्री है, ये एंगल जो है ये दैट इज़ द 60 डिग्री। तो ये चूँकि ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन A1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन A1/2। ये तो वेज के लिए निकल गया, ये तो वेज के लिए निकल गया जो नॉर्मल फोर्स कितना वर्क डन करेगा वेज पर। अब हम लोग ब्लॉक 2 पर देखते हैं। ब्लॉक 2 पर अगर आप लोग देखो तो ब्लॉक 2 की अगर बात करो तो बेटा ब्लॉक 2 जो है सो इस सरफेस पर गिर रही है, नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है, नॉर्मल फोर्स हमारा ये लग रहा है। तो सरफेस को हम लोग दिखा सकते हैं बहुत ही ईजिली बेटा। तो सरफेस पर अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लाइन करते हुए दिखा दें कि ये हम लोग ब्लॉक 1 दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सरफेस को ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन लिया यहाँ पर, और ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सो नॉर्मल फोर्स जो है एक्ट हो रहा है इस सरफेस पर, यहाँ पर इस सरफेस पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेटा लग रहा है, इस सरफेस पर नॉर्मल यहाँ लगेगा। देख सकते हो कि इस सरफेस जैसे ही ये गिरेगा ये नॉर्मल फोर्स यहाँ इस पॉइंट से जाएगा, तो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ जग जाएगा। और ये हमारा 30 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है तो बेटा ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा प्लैंक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से गिर रहा है, A2 एक्सेलरेशन। तो इस ये एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो N और A2 के बीच में जो है एंगल कितना हो जाता है, 180 माइनस 30 हो जाता है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लैंक 2 अगर आप बात करो तो प्लैंक 2 पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर प्लैंक, यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर अगर इस डायम को यहाँ पर फॉर प्लैंक आप लिख सकते हो, फॉर 2 लिख कर देते हैं आप, यहाँ पर प्लैंक 2 समझ लोगे तो यहाँ से लिख सकते हैं एन A2 cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 हो गया बेटा। एन A2 cot 180 माइनस 30 और cos 180 माइनस 30 कितना होता है, माइनस एन A2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। और यहाँ पर बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एन A2 cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये √3/2 निकल गया। जब ये हमारा √3/2 निकल गया तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को तो n डॉट एक्स बेटा देखे थे कि n डॉट एक्स क्या होता है, कि अगर हम लोग कहें कि n डॉट एक्स, हम लोग यहाँ से कहे थे वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन ए सिस्टम, नेट वर्क डन क्या होता है नॉर्मल फोर्स के द्वारा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि n डॉट v भी कह सकते हैं 0, और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि n डॉट a भी 0 होगा। अब यहाँ पर तो दोनों का वर्क डन हम लोग जो ऐड कर देते हैं तो दोनों एक का वर्क डन यहाँ पर वेज का वर्क डन हो गया, और ये जो वर्क डन हो गया ये हमारा प्लैंक का हो गया। दोनों को ऐड कर दें और दोनों को इक्वेट कर दें 0 से, और वहाँ से हम लोगों को A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो नेट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर n डॉट A दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से ये रिजल्ट n A1/2 और यहाँ से माइनस n A2 √3/2 इक्वल टू 0। ये 0 कर दिया बेटा, और यहाँ से ये 0 करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 0 कर दो तो यहाँ से वो उस तरफ चला जाएगा, ये टर्म उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कट जाएगा, n कट जाएगा। और तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1/√3। यानी अब यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा n A1 और यहाँ से n कट ही जाएगा, n A1/2, और ये बेटा आ जाएगा यहाँ से, यहाँ दिखा देता हूँ सेपरेट करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप देख लो। तो यहाँ से बेटा हम लोग यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि n A1
ये NA1/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू NA2√3/2 और यहाँ से n को काट दें, 2 को काट दें और A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू हमको गिवन है, तो A1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी ढंग से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जस्ट एंगल हमने निकाल लिया है NA.B और NA.A के बीच में, और हम लोग जो है सो वर्क डन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है किसी भी बीच का एंगल, अगर NA.X अगर की बात करें तो NX cos थीटा होता है, तो हम बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे बेटा कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें कि 2 इंक्लाइन सिस्टम है, 2 इंक्लाइन बॉडी है, 2 इंक्लाइन बॉडी, इस तरह से कुछ डायग्राम दिखाया गया है बेटा। तो ये इस तरह से आपका डायग्राम है। ये हमारा एक इंक्लाइन बॉडी है और ये दैट इज़ द एंगल 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है, और यहाँ पर एक दूसरा इंक्लाइन सरफेस रखा हुआ है, और यहाँ पर एक जिसकी मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है, इसका मास स्मॉल m है। अब यहाँ पर बेटा ये जो है ये फिक्स्ड है, इट इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये इंक्लाइन सरफेस फिक्स है। अब ये 30 डिग्री है बेटा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब करना बस कुछ ही नहीं है, करना बस इतना ही है कि हमको नॉर्मल फोर्स दिखा देना है। अगर मान लेते हैं कि M जो है यहाँ पर A एक्सेलरेशन से A1 एक्सेलरेशन से जाता है, तो ये M के नीचे आने के कारण ये M जो है, कैपिटल M जो है, ये डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो है A2 स्पीड से नीचे आएगी, A2 स्पीड से नीचे आएगा, A2 स्पीड से बेटा ये नीचे आएगा। तो हमको A1 की वैल्यू अगर गिवन है, A1 अगर हम लोग कहें कि A1 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, A1 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो A2 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, A2 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि M और कैपिटल M के बीच में नॉर्मल फोर्स को दिखला देते हैं, M और कैपिटल M के बीच में नॉर्मल फोर्स को दिखला देते हैं सेपरेटली। उसके बाद हम लोग आसानी से वर्क डन को निकाल लेंगे। तो M और कैपिटल M, तो पहले हम लोग सबसे फॉर M निकाल लेते हैं। फॉर M की बात करें तो फॉर M बेटा कर लेते हैं, फॉर M तो M स्मॉल m की बात कर रहे हैं, तो M का यहाँ पर ये M है और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है, नॉर्मल बेटा ये लग रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो नॉर्मल ये लग जाएगा, नॉर्मल ये, तो यही नॉर्मल मैं दिखा रहा हूँ। और A1 इस डायरेक्शन में, तो फॉर नॉर्मल और A1 इस डायरेक्शन में, और A1 10 मीटर है, तो यहाँ पर फॉर M हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं। वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई N हम लोग फॉर M के लिए लिख सकते हैं, N और A1। तो यहाँ पर -N और A1, और A1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं -10N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कैपिटल M के लिए बेटा दिखा रहे हैं। कैपिटल M के लिए क्या कर सकते हैं, कैपिटल M के लिए हम लोग एक सेपरेट डायग्राम, फिर अगेन वी विल ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम। अब यहाँ पर बेटा देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग सेपरेट डायग्राम अगर हम लोग खींचें, तो यहाँ पर इस तरह से कैपिटल M का दिखा सकते हैं। कैपिटल M यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ये कैपिटल M है, और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। और नॉर्मल जो रिएक्शंस यहाँ पर लग रहा है बेटा, ये लग रहा है, जब नॉर्मल हमारा ये लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है बेटा, और ये जो है सो अब इसकी जो एक्सलेशन है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये इस डायरेक्शन में हो रही है, ये इस डायरेक्शन में A2 के स्पीड से जा रही है, A2 की स्पीड से जा रही है, यानी ये जो है ये इस डायरेक्शन में A2 की स्पीड से जा रही है। देख लो A2 इसके पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री है बेटा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। तो फॉर कैपिटल M लिख सकते हैं। फॉर कैपिटल M बेटा बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो नॉर्मल फोर्स है ये लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ये है बेटा N और A2 के बीच, तो N और A2 के बीच का एंगल आप देख सकते हो कि
एन हमारा ये है और A2 ये है और दोनों का बीच का एंगल ये 60 डिग्री। तो फॉर कैपिटल एम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं बेटा कि फॉर कैपिटल एम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं NA2 cos 60 डिग्री, cos 60 यही तो वर्क डन हो गया ना। और ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो NA2/2 होता है। अब नेट वर्क डन हम लोग को लिखना होगा। अब हम लोग को क्या लिखना होगा, नेट वर्क डन लिखना होगा। तो नेट वर्क डन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी एम पर वर्क डन होता है और कैपिटल एम पर वर्क डन होता है दोनों को ऐड कर दें, यानी इस टर्म को और इस टर्म को बेटा ऐड कर दें और दोनों का नेट वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग n डॉट ए वाले फार्मूले पर जाएं, यहाँ से बेटा ये फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे -10n, तो -10n प्लस NA2/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा हमारा, और 10 उधर चला जाएगा, तो A2 बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आसानी से अप्लाई किया इस प्रॉब्लम में और बहुत अच्छे ढंग से माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व किया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जो है कैसे 0 होता है और कैसे हम लोगों को एंगल्स लेना है। यही इस एक छोटी सी चीज़ को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अब हम लोग आ रहे हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे यहाँ पर कि कैसे वहाँ पर जो है सो हम लोग जो है एंगल्स लेते हैं। बाकी सारी बातें वही होती हैं और प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा कुछ विशेष होता नहीं है। हम लोग को बस एंगल्स को प्रॉपर्ली देखना होता है कि कैसे एंगल्स को प्रॉपर्ली लिया जाए और प्रॉब्लम्स को जो है सो सॉर्ट आउट किया जाए। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर आप देखो कि बेटा ये जो है सो एक प्रॉब्लम जो है सो आ रहा है आपके सामने। तो ये देखो कि मान लेता हूँ कि दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट, ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट। यहाँ से बेटा एक फिक्स सपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये फिक्स सपोर्ट यहाँ से दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से एक ब्लॉक दिखा रहा हूँ मैं, और ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा रहा हूँ, और थोड़ा ऊपर जाके ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक ब्लॉक को दिखा दिया और यहाँ से मैं एक दूसरा ब्लॉक इस कॉन्टैक्ट पर सरफेस पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट में है, ये मैं ब्लॉक A कह रहा हूँ, इसको ब्लॉक B कह रहा हूँ। अब ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये ब्लॉक है और इस एंगल को मैं कह रहा हूँ कि बेटा 37 डिग्री है। ब्लॉक B का जो एंगल है, इंक्लाइनेशन है, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। अब कह रहा हूँ कि ये जो है बेटा, ये जो है V1 जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू द राइट मूव कर रही है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू द राइट जब ये मूव करेगी तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में होगा क्या, इस प्रॉब्लम में होगा क्या, तो यहाँ पर समझना होगा कि बेटा जैसे ही ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू द राइट मूव करेगी तो ब्लॉक A तो इधर तो जा नहीं सकती है, नीचे जा नहीं सकती, तो ब्लॉक A तो ऊपर ही जाएगी। तो मान लेते हैं कि V2 ये ब्लॉक जो है सो ऊपर जा रही है विथ सम स्पीड V2। तो ये V2 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि V2 का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर खोजना होगा कि दोनों के ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, दोनों ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है। तो दोनों ब्लॉक के बीच का अगर कॉन्टैक्ट सरफेस देखो बेटा, तो दोनों बीच के ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस तो यही है। अब दोनों ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस यहीं पर है और यहीं पर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा और उसी नॉर्मल फोर्स का हम लोग को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है तो हम लोग सेपरेट करके दिखा देते हैं, ब्लॉक B को दिखा देते हैं और वहाँ पर नॉर्मल फोर्स आपको बहुत आसानी से दिखा देंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक B को अगर आप दिखाओ बेटा, तो ब्लॉक B यहाँ पर दिखा सकते हो किस तरह से ब्लॉक B है। ये ब्लॉक B अगर बेटा दिखा और ये कहें कि 37 डिग्री है,
तो जो नॉर्मल फोर्स इस पर एक्ट होगा, ये नॉर्मल फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये ब्लॉक ए लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और ये जो है इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, जो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक ए लगाएगा, और इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स ये लग गया, और इसकी एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्सेलरेशन बेटा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है v1 के स्पीड से जा रहा है, तो ये 30 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, सॉरी ये 37 डिग्री है बेटा, ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पर 37 डिग्री आप दिखा दो, तो ये 37 है, तो ये 37 है, तो बेटा ये 37 डिग्री हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा बेटा, ये 37 डिग्री आप दिखा दो। और नॉर्मल फोर्स जो है आपका ये लग रहा है, नॉर्मल फोर्स आप देखो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब ये 37 है और ये देखो कि ये 37 है, ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 53 डिग्री होगा। तो ये पूरा 53 डिग्री अगर होता है तो ये एंगल, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, नॉट 53 डिग्री। ये 37 है और पूरी एंगल जो होगी बेटा ये हो जाएगी 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल जो हो जाएगा ये 53 डिग्री हो जाएगा। ये 53 डिग्री हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ द 53 डिग्री एंगल। ये 37 है बेटा, तो ये भी 37, तो ये 53 हो जाएगी। और नॉर्मल रिएक्शंस हमारा ये लग रहा है, नॉर्मल ये लग रहा है और V1 ये लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शंस और V1 के बीच का एंगल देखो तो ये 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 53। तो ये एंगल जो बेटा है ये एंगल कितना हो जाएगा, चूंकि इस एंगल पर पूरी की पूरी जो एंगल बनेगी वो 180 डिग्री की एंगल बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो ये जो एंगल बन रहा है वन कितना हो रहा है कि 180 माइनस 53। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको मैं थोड़ा फ्रेश बना दूँ तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायग्राम को क्लियर कर दूँ कि आपके समझ में अच्छे से बातें आ जाए। बेटा ये ब्लॉक बी है, ये देखो बेटा ब्लॉक बी है और हमारा ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है और ब्लॉक नॉर्मल फोर्स सरफेस पर ये लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स तो ये ही जाएगा, नॉर्मल फोर्स ये चला जाएगा और ब्लॉक जो है सो हमारा इस स्पीड से V1 के स्पीड से मूव कर रहा है। ये 37 है तो बेटा ये 37 हो जाएगा, ये 37 तो ये 37 और ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री हो जाता है। तो ये जो रेस्ट एंगल है बेटा ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री। तो हम लोग N और V1 के बीच का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। तो फॉर B हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर B बेटा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कि फॉर B अगर आप बात करो तो फॉर ब्लॉक B की अगर आप बात करो तो यहाँ से लिख सकते हैं N और V1 और cos 180 माइनस 53, 180 माइनस 53 और 180 माइनस 53 कितना हो जाएगा था, माइनस हो जाता है। तो माइनस NV1 cos 53 डिग्री, माइनस NV1 cos 53 डिग्री। ये फॉर ब्लॉक बी के लिए जो है वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स आ जाता है बेटा। अब हमारा जो है, अब हम लोग जो है सो ब्लॉक ए के लिए देखेंगे। ब्लॉक ए के लिए आप देखो तो नॉर्मल फोर्स तो ये एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स ये एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और ए की स्पीड जो है वर्टिकली अप है। अगर इसका डायग्राम को सेपरेट करके आप देखो बेटा दिखाओ तो ये हम यहाँ से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं और इसको ऐसे दिखा सकते हैं और इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पर बेटा ये कह रहे हैं कि ये एंगल, दिस एंगल इज़ 37 डिग्री और ये 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 है और जो है सो हमारा नॉर्मल जो है सो इसी पे लग रहा है, इसी पॉइंट पे ये नॉर्मल है। ये बेटा देखो ये नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल है और इसकी जो स्पीड, ये एंगल कितनी हो जाएगी, ये 53 डिग्री हो जाएगी बेटा, ये 53 डिग्री हो जाती है, ये 53 डिग्री हो जाती है और ये ऊपर की ओर जा रही है। तो ये ऊपर यानी इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ये V2 की स्पीड से जा रही है, V2 की स्पीड से जा रही है। ये V2, ये 37 है, ये 53 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज़ 37 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से
फॉर ए क्या लिख सकते हैं, अगर फॉर ए की बात करो बेटा तो फॉर ब्लॉक ए के लिए हम लोग वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स अगर कहो तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स आप बहुत आसानी से लिख सकते हो एन और V2 यानी एन V2 कॉस 37 डिग्री, एन V2 कॉस 37 डिग्री यानी एन V2 कॉस 37 डिग्री, एन V2 कॉस 37 डिग्री हमारा हो जाता है। अब जो है तो नेटवर्क डन हम लोगों को लिखना है बेटा, नेटवर्क डन हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क डन हम लोगों को जो होना होता है ये हम लोगों को दोनों वर्क डन को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। चूँकि नेटवर्क डन हमारा 0 होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एन डॉट भी यानी पावर डेवलप्ड बाई, बेटर आप कहें कि पावर डेवलप्ड बाय द नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर 0 होता है तो माइनस एन V1 लिख सकते हैं यहाँ से, एन V1 कॉस 53 डिग्री, एन V1 कॉस 53 डिग्री और यहाँ से लिख सकते हैं एन V2 प्लस एन V2 कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा क्या कर सकते हो, यहाँ से बहुत आसान काम है, यहाँ से एन तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये एन और ये एन ख़त्म हो जाएगा, V1 कॉस 53 डिग्री और V1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 कॉस 53 लिख सकते हैं, 5 कॉस 53 लिख सकते हैं यहाँ से दैट इज इक्वल टू V2 कॉस 37 डिग्री, V2 कॉस 37 डिग्री। अब हमारा जो टारगेट रह जाता है कि अगर हम लोग बात करें तो V2 की वैल्यू जो है बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं तो V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V2 आप देखो तो 5 कॉस V2 लिख सकते हैं 5 कॉस 53 डिग्री डिवाइडेड कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री। तो अब कॉस 53 और कॉस 37 तो इसके लिए हम लोग को मैजिक ट्रायंगल याद रखना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिक ट्रायंगल। आपको मैंने ये मैजिक ट्रायंगल बताया था प्रीवियस सेशन में कि अगर 37 है तो 37 के सामने वाले साइड को 3 लेना है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, 53 के सामने वाले साइड को 4 लिखना है और ये 5 लिखना है। तो cos 37 की बात करें तो cos 37 4/5 हो जाता है, cos 37 बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5 हो जाता है cos 37 यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। तो V2 बराबर लिखा सकते हैं cos 53 की बात करें तो 3/5 इंटू 3/5 कर सकते हैं और डिवाइडेड cos 37 की बात करें, cos 37 क्या हो जाएगा 4/5 तो ये 4/5 हो जाता है बेटा। तो 5 तो कट ही जाता है और ये 5 ऊपर चला जाता है यानी V2 आ जाता है 15/4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द आंसर 15/4 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स हम इसको डेसिमल में लाते, दैट इज़ नॉट वेरी बिग इशू, इसको वो बहुत बड़ा इशू नहीं है कि 50। बेसिकली हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम लोगों को फोकस करना है और कॉन्सेप्ट को फोकस कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को वंस अगर हम लोग समझ लेते हैं तब हम लोग बहुत ही आसानी से जो है सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और चलो एक अच्छा सा प्रॉब्लम आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर एक अच्छे से प्रॉब्लम को रखते हुए यहाँ पर देखता हूँ कि उस प्रॉब्लम को कैसे बेटा सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है हमारे पास जो एक प्रॉब्लम गिवन है, आप देखो कि अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक 2 वेज का एक सिस्टम है, 2 वेज का एक सिस्टम मैं ले लेता हूं, एक वेज का एक यहाँ पर दिखा देता हूं कि एक वेज का एक सिस्टम ये और एक वेज का एक सिस्टम ये है, दोनों एक वेज का एक सिस्टम है बेटा, 2 वेज का एक सिस्टम है और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पे ये एक रखा हुआ है बेटा, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और यहाँ पर एक सिलेंडर है जो हमेशा इस सरफेस के साथ, वेज के सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, वेज के सरफेस के साथ। ये कंडीशन ये है
कि ये जो सिलेंडर है बेटा ये वेज के सरफेस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है। अब ये कह रहा है इसका इंक्लाइनेशन बेटा ये 30 डिग्री गिवन है, और इस वेज ए का, और मैं इसका हूँ इसका नाम वेज बी, इसका भी इंक्लाइनेशन या अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, और कहूँ कि वेज बी जो है ये इस डायरेक्शन में 2u स्पीड से मूव कर रही है, और ये वेज बी जो है u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कंडीशन ये है ये सिलेंडर जो है हमेशा वेज के साथ कांटेक्ट में रहता है। ड्यूरिंग द मोशंस ऑफ द वेज इट ऑलवेज मूव्स डाउन अलोंग द surface of the wedge and also the horizontal and the vertical component of velocity। तो देखेंगे कि अगर नेट वेलोसिटी 2u की स्पीड इधर ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर हॉरिजेंटल वेलोसिटी हम लोग का बेटा क्या होगा, कि अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी की हम लोग यहाँ पर बात करें तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी किसकी बात करें तो यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक vx कह सकते हैं, चूँकि 2u ज़्यादा है u के रिस्पेक्ट में, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसका हम का वेज इस सिलेंडर का इस डायरेक्शन में कहेंगे, और vy इसको हम लोग कहेंगे कि इस डायरेक्शन में नीचे भी जाएगा कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी से और कुछ वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में भी आएगा, और इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और यही v की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यही v का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, करना बस कुछ नहीं है, बस करना बस इतना सा ही है बेटा कि हम लोग जो है सो सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम को नॉर्मल फोर्स का वर्क डन निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि हम लोग जो है सो वेज ए और एक सिलेंडर को एक सिस्टम मान लें। पहले बार में वेज ए और सिलेंडर को एक सिस्टम मान लेते हैं, दूसरे बार में वेज बी और सिलेंडर को एक सिस्टम मान लेते हैं, और दोनों से दो इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशंस बना के दोनों को सॉल्व करके हम लोग फाइनली जो है रिजल्ट पर v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर एक सिस्टम आपको बना रहा हूँ आपके सामने। तो आपके सामने यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर vy मैं लिख दे रहा हूँ, vy बेटा vy यहाँ से लिख दिया। vy जब यहाँ से मैंने लिख दिया तो vy यहाँ से जैसे ही मैंने लिखा, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ब्लॉक ए, ब्लॉक फॉर ए लिख रहा हूँ, फॉर ए यहाँ पर बेटा लिख रहा हूँ, फॉर ए लिख रहा हूँ। तो फॉर ए के लिए ए और सिलेंडर के लिए, फॉर ए और सिलेंडर, तो ए और सिलेंडर का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये ए की सरफेस और ये सिलेंडर, इसकी स्पीड इधर vx, सिलेंडर की इस डायरेक्शन में इसकी vy लग रही है। इस वेज की ये जो वेज है इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 2u, ये 2u एक्ट हो रहा है। अब नॉर्मल फोर्स की मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स किधर डायरेक्शन एक्ट होगा, तो नॉर्मल फोर्स बेटा देखो सिलेंडर पर तो इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स, सिलेंडर पर इधर लगेगा और वेज पर इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स। ये जो है नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये जो नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है वेज के द्वारा सिलेंडर पर, और ये नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है वेज पर बाय द सिलेंडर। अब यहाँ पर वर्क डन हम लोग को लिखना है सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर अगर फॉर सिलेंडर अगर आप लिखो तो क्या देख सकते हो कि एन इधर लग रहा है, vx इधर लग रहा है, तो क्या लिखोगे एन फॉर सिलेंडर के लिए, देखो एन इधर है, vx इधर है बेटा, ये देखो vx इधर है, तो एन माइनस क्या लिख सकते हो, माइनस एन vx लिख सकते हैं, माइनस vx एन vx, और एन vy के लिए क्या लिख सकते हैं, एन इधर है, vy यहाँ पर, दोनों एक परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एन cos 90, एन vy cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गया इसका कंपोनेंट। अब हम लोग क्या आते हैं फॉर वेज के लिए, तो वेज के लिए नॉर्मल फोर्स देखो, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में और ये भी, और वेलोसिटी वेज का इधर ही है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन इंटू 2u दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन vx बराबर एन 2u, और यहाँ से एन कट गया तो vx बराबर बेटा आ गया 2u, vx बराबर कितना आ गया 2u। तो इस रिजल्ट को vx तो मैंने निकाल लिया, vx निकाल लिया बेटा, हमारा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग एक सिस्टम जो अरेंज करते हैं, एक सिस्टम जो हम लोग बेटा अरेंज करेंगे, वहाँ पर उस सिस्टम को जो अरेंज करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे
कि सिस्टम को अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एक सिलेंडर और ब्लॉक बी को देखते हैं, सिलेंडर और ब्लॉक बी को देखते हैं, सिलेंडर और ब्लॉक बी को देखते हैं। तो सिलेंडर और ब्लॉक बी के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप देखो तो सिलेंडर और ब्लॉक बी के लिए आप देखो तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लॉक बी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉक बी बना देता हूँ बेटा, ये ब्लॉक बी है, यहाँ पर वेज बी बना दे रहा हूँ, सॉरी ये वेज बी, और यहाँ पर एक सिलेंडर दिखा दो, यहाँ पर एक सिलेंडर दिखा दो। अब इसका यहाँ पर चूंकि वी एक्स है तो ये भी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वी एक्स, और इस डायरेक्शन में वी वाई सिलेंडर के लिए, और इस डायरेक्शन में इसका यू और यू, और ये बेटा 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब नॉर्मल फोर्स की बात करो तो नॉर्मल फोर्स आप क्या दिखा सकते हो बेटा, नॉर्मल फोर्स अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, ये सिलेंडर पर ये नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल फोर्स सिलेंडर पर लग गया, ये नॉर्मल फोर्स सिलेंडर पर लग गया। और वेज पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा तो जस्ट इसकी अपोजिट लग जाएगा बेटा, ये लग जाएगा, देख सकते हो ये लग जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा, अगर आप सिलेंडर के लिए लिखना है, अब हम लोगों को क्या लिखना है सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पर डायग्राम फॉर बी के लिए यहाँ पर बेटा केवल रिजल्ट को मैं रहने देता हूँ, बॉक्स वाले को रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर रिजल्ट वी एक्स बराबर 2u यहाँ पर रहने देता हूँ, तो वी एक्स बराबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ वी एक्स बराबर 2u। एक जो रिजल्ट आया था यहाँ मैंने यहाँ पर बॉक्स में करके लिख लिया, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब बेटा चले आओ, अब यहाँ पर सिलेंडर के लिए अगर आप लिखो तो ये देखो 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है बेटा, और ये भी तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो और वी एक्स हमारा नॉर्मल ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग अगर हम लोग एन और वी एक्स सिलेंडर के लिए लिखना चाहते हैं तो एन और वी एक्स का बीच का एंगल ये 60 डिग्री है, तो एन और वी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर सिलेंडर एन वी एक्स, और कॉस 60 लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री बेटा लिख दिया, कॉस 60 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से फॉर सिलेंडर के लिए एन और वी वाई लिखना चाहते हैं, एन और वी वाई का आपका बेटा एंगल देख सकते हो कि एन और वी वाई ये है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल हमारा ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, दिस एंगल शुड आल्सो भी, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हम लोग कह सकते हैं बेटा 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम लोग एन और वी वाई के बीच का एंगल देखें तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एन वी वाई कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री ये हो जाएगा। अगर अब हम लोग वेज की बात करें, वेज यानी वेज बी की बात करें तो हम नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हो कि एन है, और ये बेटा 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगी, तो एन इंटू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाता है बेटा। तो यहाँ से वो लिख सकते हैं प्लस एन इंटू यू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं n, और यहाँ से v x/2, और बेटा ये हो जाएगा माइनस n, और ये vy और cos 30 डिग्री, और वो हो जाएगा प्लस nu/2 प्लस nu/2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं वी एक्स का वैल्यू हम लोग 2u रख सकते हैं, वी एक्स का वैल्यू यहाँ से 2, और ये वाला जो टर्म है इसको उस साइड ले जाए तो सब जगह से n ख़त्म हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से वी एक्स के जगह पर 2u रखें तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा हमारा u, और यहाँ से आ जाएगा प्लस u/2, और यहाँ से आ जाएगा हमारा
वी वाई का क्या कर सकते हैं, वी वाई का तो वी वाई ही रहने देंगे, cos 30 आ जाएगा √3/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो वी वाई की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा कि वी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 2u यानी 3u/2, तो ये आ जाएगा 3u/2 और ये आ जाएगा हमारा √3/2 इंटू वी वाई। अब बेटा दो ख़त्म हो गया, तो वी वाई की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वी वाई की वैल्यू आ जाएगी कितना, √3u, तो 3 और यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये यहाँ से वी वाई हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, इस रिज़ल्ट को यहाँ ला रहे हैं, इस रिज़ल्ट को यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ ये जो रिज़ल्ट है ना, ये रिज़ल्ट यहाँ से, तो यहाँ से बेटा वी वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, वी वाई बराबर, वी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली सी हियर √3u आ जाता है। अब हमारा जो बेटा भी है वो भी क्या होगा, तो भी तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ना, भी क्या लिख सकते हैं, अब भी जो है हमारा यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से इसको इरेज करके यहाँ पर मॉड ऑफ भी लिख सकते हैं, ये जो भी रिजल्टेंट है उस भी को क्या लिख सकते हो, भी को आप मॉड ऑफ भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ भी रूट अंडर क्या हो जाएगा, bx² प्लस by², bx² प्लस by², अब bx का कितना लिख सकते हो, 2u² यानी 4u², अब प्लस by कितना रख सकते हो, √3 यानी 3u², ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा u√7 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से ब्लॉक जो है सो मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में हमारा वो मूव करेगी। तो हम लोग बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को निकाला। बस हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया कि दोनों को दो सिस्टम मान लिया। पहले हमने ए और सिलेंडर को एक सिस्टम माना, दूसरे बार में सिलेंडर और ब्लॉक को एक सिस्टम माना, वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू निकाला, और मॉड ऑफ भी को बस मैंने मॉड ऑफ भी लिखा, bx² प्लस by², वी एक्स की वैल्यू रखा, वी वाई की वैल्यू निकला, और फाइनली वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यही तो बस करना ही, बस इतना सा ही करना था माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉब्लम है कि अगर एक सिस्टम है, 3 सिलेंडर का एक सिस्टम है, उसको रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करने के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहाँ पर हम लोगों को इस प्रॉब्लम को देखना होगा। और यहाँ पर मैं उसको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर एक सिलेंडर यहाँ पर है, यहाँ पर एक सिलेंडर यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ और एक सिलेंडर यहाँ। अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, थोड़ा और नीचे आते हैं तो डायग्राम अच्छे से बन पाएगा बेटा। तो एक सिलेंडर मैं यहाँ दिखा दूँ और एक सिलेंडर यहाँ दिखा दूँ और एक सिलेंडर यहाँ दिखा दूँ, दोनों सरफेस को कांटेक्ट में करते हुए एक सिलेंडर यहाँ दिखा दिया। अब बेटा करना क्या है कि यहाँ से मैं एक इसका सिलेंडर का व्यू ले रहा हूँ। ये आप यहाँ से ऐसे नहीं जाके ऐसे थोड़ा सा और ऐसे जाते हैं, और ये बेटा, और ये सिलेंडर का व्यू है बेटा। और ये सिलेंडर कुछ इस तरह से, जो आइडेंटिकल सिलेंडर है, सबकी रेडियस इक्वल है। आइडेंटिकल सिलेंडर मीन्स ऑल द रेडियस हैव इक्वल इन अमाउंट, इक्वल अमाउंट का रेडियस है। तो 3 सिलेंडर है, इसको रिलीज किया जाता है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसको रिलीज का, अगर इसका फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू बेटा आप दिखा सकते हो कुछ इस तरह से। तो फ्रंट व्यू आप इस तरह से दिखा सकते हो कि ये फ्रंट व्यू हो गया। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये फ्रंट व्यू होने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो ये इसका सेंटर, ये इसकी सेंटर और इसकी सेंटर को अगर मिला दो तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा, थीटा, थीटा और थीटा। और थीटा का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री हो जाता है। अगर मैं इस सिलेंडर का नाम 1 दूँ और इस सिलेंडर का नाम 2 दूँ और 3 दूँ, अगर कहूँ कि ये जो है सो A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये जो है A2 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करता है,
इसी डायरेक्शन, इस सरफेस के लॉन्ग, तो इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। क्योंकि इधर तो ये सिलेंडर थी तो मूव करने देगा नहीं। तो अगर A1 से ये नीचे आ रहा है रेस्ट में रिलीज करने के बाद, तो A2 इस डायरेक्शन से मूव करेगा। तो A1 और A2 में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तो A1 और A2 में रिलेशन निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, बस इस डायग्राम को हमको फिर से एक बार ड्रॉ कर देना होगा। कि यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक डायग्राम को शो कर दिया यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इस तरह शो करते हुए इसको आगे बढ़ा दिया, और इसको आगे बढ़ा के यहाँ से सेंटर को मिला दिया, कुछ नहीं किया। और यहाँ से कहा कि ये जो है सो A1 से आ रही नीचे आ रहा है ये जो सिलेंडर नंबर 1 है, और ये जो सिलेंडर नंबर 2 है ये A2 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जाहिर सा बात है, अब बेटा अगर इस डायग्राम की बात करो, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर देखो तो कॉन्टैक्ट सरफेस, तो दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये तो यही है, ये तो कॉन्टैक्ट सरफेस है दोनों के बीच का। अब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स तो ये लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स 1 पर लगेगा ड्यू टू 2, और यहाँ पर 2 पर जो लगेगा नॉर्मल फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब दोनों का वर्क डन देख लेना है, A1 और A2 का। अब देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है बेटा, और ये हमने डायग्राम यहाँ पर देखो कि यही तो डायग्राम खींचा है। ये जो डायग्राम है ये इस ट्रायंगल का, ये देखो यही तो डायग्राम खींचा है। इस एंगल को बीच में डाइवर्जेंटली इस एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 30, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसको डिवाइड करते हुए वर्टेक्स को डिवाइड करते हुए एंगल खींचा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये इसको चूँकि ये एंगल यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। बात ओवर, यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा है। अब हम लोग 1 के लिए आप लिख सकते हो, आप 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो आप 1 के लिए नॉर्मल और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है हमारा A1, एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो NA1, तो NA1 ये 30 है तो बेटा ये भी तो 30 होगा, ये 30 होगा। तो N और A1 के बीच का एंगल यही होगा ना, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वो वर्क डन क्या लिख सकते हो, NA1 कॉस, यहाँ से और थोड़ा इधर लिखें बेटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं NA1 कॉस 180 माइनस 30, और यहाँ से फॉर 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इधर है बेटा, देख सकते हो कि नॉर्मल आपका इधर लग रहा है, नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और A2 इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा। तो N और A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, प्लस NA2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। ना ओवर, प्रॉब्लम ओवर हो गया। और कॉस 180 माइनस 30 डिग्री कितना लिख सकते हैं, माइनस NA1 और कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से बेटा प्लस लिख सकते हैं, और यहाँ से NA2 कॉस 60 डिग्री, NA2 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला टर्म उधर ले जाते हैं, माइनस वाला टर्म उधर ले जाते हैं, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेटा n, और यहाँ से A1 इंटू √3/2, और ये बेटा लिख सकते हैं कॉस 60, तो NA2/2 लिख सकते हैं, NA2/2, 2 कट गया, n कट गया। अब हमारा A1/A2 देखो, तो A1/A2 क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से A1/A2 की अगर बात करें, A1/A2 की अगर बात करें तो 1/√3 आ जाता है, रेशियो आ जाता है। दिस इज द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 सिलेंड्रिकल सिस्टम। 2 सिलेंड्रिकल सिस्टम का एक्सेलरेशन रिलीज करने के बाद ये 1/√3 के रेशियो में आ जाता है। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। करना बस इतना सा ही है कि आपको प्रॉब्लम को, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हम लोग जो है सो n डॉट वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स लेते हैं, और क्यों जो होता है वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स फॉर ए सिस्टम 0 होता है, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होता है सिस्टम के लिए वो एक इंटरनल फोर्सेस है। उसको मैथमेटिकली भी मैंने दिखाया कि यहाँ पर वर्क डन जो है तो नॉर्मल फोर्स का सिस्टम का वो जो होता है वो नेट वर्क डन होता है वो 0 होता है। एज जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में दिखलाया था कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन ए सिस्टम शुड बी 0
जीरो, और वहाँ से एन टी डॉट एक्स, टी डॉट भी एंड टी डॉट ए इक्वल टू जीरो निकाला था। सिमिलरली हेयर वी कैन develop the concept n dot x work done by the normal force on a system इक्वल टू जीरो, यानी और यहाँ से n डॉट भी इक्वल टू जीरो निकाला, n डॉट ए इक्वल टू जीरो निकाला फॉर ए सिस्टम। तो मैं समझ रहा हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखें आप, और इस वीडियो को देखें और उसको अपने बुकलेट पर लिखें, तो सारे कॉन्सेप्ट ये दीज ऑल द प्रॉब्लम्स आर इनफ टू क्लियरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप सो यू एंजॉइंग द क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ या वेज कांस्टेंट मोशंस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।